सबको नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम निम्नलिखित जो कंटेंट्स है उसके सीक्वेंस में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और हार्मोन्स के बारे में, फिर विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और अदर ऑर्गेन जो कि एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं उनके बारे में, लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं, और बाद में सबसे लास्ट में अपन पढ़ेंगे निष्कर्ष और उसके बाद में रेफरेंसेस। देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखो, ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो अंग और तंत्र है उनका जो कंट्रोल है दो प्रकार के सिस्टम के द्वारा किया जाता है। पहला जो कंट्रोल करते हैं उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके द्वारा किसी भी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही तीव्र क्रियाएं की जाती है और सूचनाएं जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में इफेक्टर ऑर्गेन्स तक पहुंचाई जाती है। जबकि एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो ग्लैंड्स है उनके द्वारा हार्मोन्स का स्रावन किया जाता है और इसकी जो कंट्रोल की जो प्रोसेस होती है वो अपेक्षाकृत धीमी होती है और ये हार्मोन्स जो है केमिकल मैसेंजर के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की कार्यकी को नियंत्रित करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ये कि एंडोक्राइन सिस्टम को बनाने के लिए क्या क्या जो कंपोनेंट्स है उनके बारे में देखते हैं। देखो, इसका जो स्टडी है, एंडोक्राइन सिस्टम की जो स्टडी है उसको अपन एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं और ये विभिन्न जो सिस्टम है उनके मध्य कम्युनिकेशन को बना करके उनको कंट्रोल करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा विशेष प्रकार के जो केमिकल्स हैं उनका स्रावन किया जाता है जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं और ये हार्मोन्स टारगेट कोशिकाओं पे या टारगेट अंगों पर जाकर के अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार ये एक हार्मोन्स को स्रावित करने वाला सिस्टम है जो कि केमिकल मैसेंजर के रूप में विभिन्न जो क्रियाएं हैं उनको रेगुलेट करते हैं और उनके मध्य कोऑर्डिनेशन बना करके रखते हैं। विभिन्न प्रकार की जो ग्लैंड्स है उनको अगर अपन देखें तो ये ग्लैंड्स है उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखे गए हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिको हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। इसी प्रकार पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन तथा ऑक्सीटोसिन का स्रावन किया जाता है। यानी कि दो प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन के द्वारा। इसी प्रकार जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा तीन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। जैसे थायरोक्सिन जो T4 के रूप में स्रावित किया जाता है, ट्राइआडोथायरोनिन जो कि T3 के रूप में स्रावित किया जाता है और कैल्सिटोनिन। इसी तरीके से पैराथायराइड ग्लैंड है उसके द्वारा पैराथ हार्मोन स्रावित किया जाता है। पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय है उसके द्वारा इंसुलिन, ग्लूकेगोन और सोमेटोस्टेरिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। इसी प्रकार एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो एड्रिनल कोर्टेक्स, इसके दो पार्ट है, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा जो है मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स का स्रावन किया जाता है। इसी प्रकार एड्रिनल मेडुला के द्वारा एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। हम इस चैप्टर में जो एक एक जो ग्लैंड है उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही जो ग्रंथियाँ हैं उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं उसके बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं सबसे पहले जो है हार्मोन्स क्या होते हैं। देखो, ये जो हार्मोन जो टर्म है उसका डिराइव्ड एक ग्रीक मीनिंग जो होता है उसका सीधा मतलब होता है टू एक्साइट, किसी को उत्तेजित करना। ठीक है, और इसके बारे में सबसे पहले 1905 के अंदर स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन के बारे में बताया था। और क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स यानी कि किन ग्रंथियों के द्वारा किस प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन किया जाता है, इसी के आधार पर चार प्रकार के जो ग्लैंड्स है उनको बांटा गया है। जैसे एंडोक्राइन है, ओटोक्राइन, पैराक्राइन और
सोलिनोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें से जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में इस चैप्टर के अंदर अपन उसी के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन का ग्लैंड्स वे ग्रंथियाँ होती है जिनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ यानी कि हार्मोन्स सीधे ही ब्लड के रूप में ब्लड के अंदर स्रावित कर दिए जाते हैं और ब्लड के माध्यम से ही ये टारगेट ऑर्गन या टारगेट कोशिकाओं के ऊपर पहुंचकर अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसी तरीके से ऑटोक्राइन जो है ग्लैंड्स है उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स जो है वो नियर बाई कोशिकाओं को ही प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से पैराक्राइन और सोलिनोक्राइन ग्लैंड्स भी जो है हार्मोन्स या ग्लैंड्स जो है वो देखी जा सकती है। देखते हैं कि हार्मोन्स जो रासायनिक संरचना के आधार पर या रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन्स 3 प्रकार के हो सकते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स जो कि मुख्य जो कंटेंट्स होता है इनका स्टीरॉयड होता है, जैसे एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये सभी जो हार्मोन्स है ये स्टीरॉयड प्रकृति के होते हैं, यानी इनकी मूलभूत जो संरचना है वो स्टीरॉयड होती है। इसी तरीके से जैसे प्रोटीन हार्मोन है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ACTH, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ADH, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, ये सब जो है वो क्या है, प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन्स होते हैं। इसी प्रकार कुछ हार्मोन्स अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, उत्पाद होते हैं, जैसे टायरोक्सिन, जैसे T3, T4, कैल्सी, कैटेकोलामिन्स, ये जो है अमीनो एसिड्स की प्रकृति के होते हैं। हार्मोन्स किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसको जानने के लिए इस डायग्राम को हम देख सकते हैं। हार्मोन्स जब किसी ग्लैंड के द्वारा स्रावित किए जाते हैं तो ये ब्लड के माध्यम से टारगेट कोशिकाओं पर पहुंचते हैं। टारगेट कोशिकाओं पर पहुंचने के उपरांत इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उससे ये बाइंड करते हैं और सेकेंड मैसेंजर के रूप में साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस है उसको रेगुलेट करते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये होता है कि ये सीधे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेद करके सीधे ही जो न्यूक्लियर जो रिसेप्टर है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और केंद्रक द्रव्य के अंदर जो उपस्थित जो DNA है उसके ऊपर जाकर के सीधा इफेक्ट करते हैं। मतलब कि हार्मोन्स 2 प्रकार से कार्य कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म के माध्यम से कोशिकाओं के अंदर विभिन्न एंजाइमेटिक रिएक्शंस के रूप में कार्य कर सकते हैं और सीधे ही न्यूक्लियस में पहुंच करके DNA के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे इस डायग्राम के अंदर जो प्रोटीन हार्मोन है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं उसको बताया गया है, जिसमें कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसमें से जो प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन पे बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उसके ऊपर बाउंड होते हैं और प्रोटीन कैस्केड के रूप में जो कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस है उसको रेगुलेट करते हैं। इसी तरीके से जो स्टेरॉयड और थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो सीधे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भेजते हैं और न्यूक्लियर केंद्रक द्रव्य के अंदर जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है उस रूप से बाइंड होते हैं और सीधे ही DNA के ऊपर बाइंड होने के बाद में जो mRNA की सिंथेसिस को प्रभावित करते हैं और mRNA जब कोशिका में आता है तो राइबोसोम्स से प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और उस प्रोटीन के सिंथेसिस के प्रभाव से ही जो अपना रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्टेरॉयड हार्मोन सीधे ही DNA के ऊपर क्रिया करते हैं और mRNA के सिंथेसिस को प्रभावित करके अल्टीमेटली प्रोटीन के सिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। हार्मोन्स के क्या कार्य हो सकते हैं, देखिए मूलभूत रूप से 3 कार्य हार्मोन्स के देखे जा सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि तथा विकास के अंदर हार्मोन्स अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार जो शरीर के अंदर जो एक होमियोस्टेसिस है उसके मेंटेनेंस में भी हार्मोन का मुख्य योगदान होता है। इसी प्रकार रिप्रोडक्टिव फंक्शन तथा सेक्सुअल जो डिफरेंशिएशन है उसको भी हार्मोन्स के द्वारा प्रभावित किया जाता है। अब अपन एक ग्लैंड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो ग्लैंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो हम लेते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी एनाटॉमी को देखें तो इसमें ये जो डायग्राम है उसके अंदर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई एक मटर के दाने के समान एक संरचना होती है जो कि 2 पार्ट होते हैं। इसके अंदर अग्र भाग जो होता है उसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं और पश्चिम भाग को अपन न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। जो एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके 3 भाग है, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस। इसी तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के भी 2 भाग है, इन्फेंटिबुलर और पार्स नर्वोसा।
ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो जो ब्रेन है, ब्रेन से डायरेक्ट इन्फंटिबुलम के द्वारा जुड़ी रहती है, और ये ब्रेन बॉक्स यानी खोपड़ी की सेला टर्सिका के कैविटी के अंदर उपस्थित होती है। और इसमें जो सेला टर्सिका जो कैविटी है, सेला टर्सिका बोन के अंदर एक कैविटी बनती है, उसके अंदर ये उपस्थित होती है। और इसमें जो ब्लड का सप्लाई जो है सुपीरियर और इन्फीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरीज के द्वारा इसके अंदर ब्लड की सप्लाई की जाती है। यदि इसके डेवलपमेंट को देखें तो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो निर्माण है वो एक्टोडर्म के द्वारा होते हैं, और एक्टोडर्म जो रेतकी के पाउच जो होते हैं उसके द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी बनती है। इसी प्रकार जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसकी प्रकृति है वो न्यूरो एक्टोडर्मल होती है, यानी कि इसका निर्माण न्यूरो एक्टोडर्म के द्वारा होता है, और ये ब्रेन के निचले भाग में डाइवर्टिकुलम के रूप में पाई जाती है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो अग्र जो पिट्यूटरी है, जिसको अपन एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन एक रेगुलेशन का कार्य करते हैं, अतः इसे मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है। और इसके जो पूरे इससे स्रावित होने वाले जो सभी हार्मोन्स है उसका रेगुलेशन जो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। हाइपोथैलेमस की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उसके द्वारा कंट्रोल करने वाले कुछ पदार्थों का सिंथेसिस किया जाता है, जो कि इस एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के रिलीज और उनकी मात्रा का नियंत्रण करती है। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स को अपन देखिए तो इसके द्वारा निम्नलिखित हार्मोन्स का स्राव किया जाता है, जिससे एडिनोकोर्टिको एसीटीएस हार्मोन जो कि एड्रिनल कोर्टेक्स के ऊपर जाकर के क्रिया करता है। इसी तरीके से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाकर के क्रिया करता है। इसी तरीके से फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि गोनेट्स जो होते हैं ओवेरी, टेस्टिस और ओवेरी के ऊपर जाकर क्रिया करता है। इसी प्रकार ग्रोथ हार्मोन्स जो है बोन्स तथा मसल्स के ऊपर अपने एक्टिविटी करता है, और प्रोलेक्टिन हार्मोन जो मेमोरी ग्लैंड्स है उसके ऊपर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एफएसएच यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलेक्टिन हार्मोन्स जो है एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा ये एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित होने वाले प्रमुख हार्मोन्स होते हैं। इसी तरीके से जैसे फर्स्ट जो हार्मोन ले रहे हैं अपन ले रहे हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स को हम सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन होता है जो लगभग 191 अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। इसका मोलिकुलर वेट जो है 22,005 डेल्टन होता है, जो नॉर्मल इसकी प्लाज्मा के अंदर ब्लड प्लाज्मा के अंदर इसकी जो सांद्रता है वो 1.6 से लेकर के 3 नैनोग्राम पर ml होती है। ये बच्चों तथा क्या बोलते हैं उसको किशोर अवस्था में लगभग 6 नैनोग्राम प्रति ml तक इसकी सांद्रता ब्लड प्लाज्मा के अंदर देखी जा सकती है। सिंथेसिस एंड सीक्रेशन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का जो या ग्रोथ हार्मोन्स है उसका जो निर्माण है एसिडोफिलिक सेल्स के द्वारा किया जाता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी की प्रमुख जो कोशिकाएं हैं वो होती है। इनके द्वारा ही जो है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स का सिंथेसिस किया जाता है। इसके श्रावण का जो नियंत्रण है वो हाइपोथैलेमस या एंड पेरिफेरल जो फैक्टर है उसके द्वारा किया जाता है। जो ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा जो प्रमुख क्रियाएं जो है वो कौन सी की जाती है उसका ये टेबल के अंदर देख सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन निम्नलिखित क्रियाओं को स्टिमुलेट करता है, जिससे डिक्रीज ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो है ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की जो मात्रा उसको कम करता है। ब्लड के अंदर जो फैटी एसिड्स है उनकी मात्रा को कम करता है। ब्लड के अंदर अमीनो एसिड्स की मात्रा को ये बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है, और प्रोटीन डेफिशिएंसी है उसको कम करता है, और जिससे ट्रॉमा, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट इसके समय इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और एक्सरसाइज के समय एक्सरसाइज को स्टिमुलेट करता है। ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को भी प्रभावित करता है। ये गहरी निद्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ हार्मोन जो है के रिलीज के लिए भी ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए एक
ये इसको रिलीज करने के लिए हाइपोथैलेमस के द्वारा जो संदेश इसको दिए जाते हैं। इसी तरीके से इनहिबिट जो फैक्टर है जो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज जो है उसको बढ़ाता है। इंक्रीज ब्लड फ्री फैटी एसिड, ब्लड के अंदर जो फैटी एसिड है उसको बढ़ाता है। एजिंग को प्रभावित करता है, ओबेसिटी को बढ़ाता है। सोमेटोस्टेटिन जो है उसको प्रभावित करता है। जो और जैसे इसके मेटाबॉलिक जो फंक्शन है उसको अगर अपन स्टडी करें तो देखें कि इसके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया है उसको ये बढ़ाता है। इसी तरीके से जो फैटी एसिड्स है उनको एडिपोज टिश्यू से मुक्त करता है और ब्लड के अंदर फैटी एसिड्स की जो सांद्रता है उसको बढ़ाता है। और डिक्रीज द रेट ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, यानी कि ग्लूकोज के जो उपयोगिता की जो दर है उसको क्या करता है, कम करता है। इसके जो मुख्य जो ऊतक है जिनके ऊपर ये कार्य करता है उनके ऊपर विशेष ऊतक करते हैं, जैसे ये जो बोन्स तथा जो कार्टिलेज है उनके ऊपर क्रिया करके ग्रोथ को बढ़ाता है। मसल्स जो है उनके जो मास है उसको बढ़ाता है, मतलब मसल्स की जो ग्रोथ है उसको रेगुलेट करता है। और ग्रोथ ऑफ इंटरनल ऑर्गेन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू, आंतरिक जो अंग है, जो कोमल अंग है, उनकी जो ग्रोथ है उसको भी ये बढ़ाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले अन्य हार्मोन्स के अंदर जैसे TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके द्वारा थायराइड ग्लैंड जो है उसके ऊपर क्रिया की जाती है और थायरोक्सिन हार्मोन की मुक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह से ACTH है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और प्रोलैक्टिन हार्मोन है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है मिल्क के सीक्रेशन को बढ़ाता है। मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा मिल्क की मुक्ति को ये रिस्पॉन्सिबल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन की यदि मात्रा बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो इसकी वजह से शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन है वो देखे जा सकते हैं। इन सामूहिक परिवर्तनों को किसी डिजीज़ के रूप में भी अपन मानते हैं और इससे जो उत्पन्न होने वाले जो रोग है उनको अपन जनरली एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन है, उसके द्वारा कौन कौन से डिजीज़ उत्पन्न हो सकते हैं। यदि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स एक नॉर्मल जो मात्रा उससे ज़्यादा स्रावित होते हैं तो निम्नलिखित जो है डिजीज़ उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे जाइजेंटिज्म, एक्रोमेगेलिक जाइजेंटिज्म और कुशिंग डिजीज़। और यदि इनका हाइपोसिक्रेशन है, यानी कि निश्चित मात्रा से अगर इनकी कम सांद्रता में ये स्रावित होते हैं तो जैसे ड्वार्फिज्म है, एक्रोमाइग्रिया है, साइमेंट डिजीज़ है और पेन हाइपोपिट्यूटेरिज्म, ये डिजीज़ कोज की जाती है। सबसे पहले देखते हैं अपन जाइजेंटिज्म, ये जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उससे स्रावित होने वाले ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से होता है। और इस हार्मोन्स में जब अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो जब बचपन के अंदर ये अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है तो एक भीमकाय जो शरीर है उसको ग्रहण कर लिया जाता है, यानी कि जो नॉर्मल जो ग्रोथ होती है उससे कहीं अधिक ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है, शरीर भीमकाय हो जाता है। और जनरली ऐसा पिट्यूटरी ग्लैंड की ग्रोथ हार्मोन्स की अधिकता की वजह से होता है, तो इसे हाइपर सिक्रेशन और इसकी जाइजेंटिज्म के लिए ग्रोथ हार्मोन्स का हाइपर सिक्रेशन रिस्पॉन्सिबल है। ये एसिडोफिलस सेल्स के अंदर कभी कभी ट्यूमर के डेवलप होने से भी ये जो इसका हाइपर सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का होता है, जिसका सामूहिक जो परिणाम है वो है जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म के जो क्लिनिकल फीचर्स में देखें तो इसमें हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाथ और पैरों की जो साइज़ है वो अधिक लंबी हो जाती है, नॉर्मल से अधिक लंबी हो जाती है। और इसमें हेडेक, फैटिग, जॉइंट पेन ये भी देखने को मिलते हैं। नाक जो है वो अधिक लंबी हो जाती है, स्किन जो होती है वो ऑयली हो जाती है और ऑर्गेनोमेगेली हो जाती है, यानी कि जो आंतरिक जो अंग है वो अधिक आकार के बड़े हो जाते हैं। और हाइपर टेंशन जैसी जो ब्लड प्रेशर है उसकी में भी ये वृद्धि करता है। इसमें दांतों की जो सेटिंग है, ओरल मैनिफेस्टेशन में देखें तो दांतों की जो सेटिंग है वो बिगड़ जाती है, एक्रोग्लोसिया हो जाता है। और जो सेकेंड जो डिजीज़ है वो है एक्रोमेगेली। यदि एडल्ट स्टेज के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो चेहरे की जो हड्डियां हैं वो
ग्रोथ अधिक ग्रोथ करने लग जाती है। और जो जो फेस की जो पोस्चर है, फेस का जो नॉर्मल आकार जो होता है वो भिन्न हो जाता है और गोरिल्ला के रूप में वो दिखने लगता है। इसको अपन एक्रोमेगेली बोलते हैं। और जो बोन्स हड्डियाँ जो है वो मुड़ जाती है और जो स्किन होती है उसके नीचे जो है फैट के जमा होने से उसका विकृति उत्पन्न होने लगते हैं। ये सामूहिक रूप से इसको अपन एक्रोमेगेली के नाम से जानते हैं। क्लिनिकल फीचर्स के देखें तो देखो इसमें दोनों के अंदर पर देख सकते हैं कि जो चेहरा है बिल्कुल क्रूप हो गया है। जैसे हाथों तथा चेहरे की जो अस्थियां हैं उसके अंदर अधिक वर्धित हो जाती है, इसे कार्पोसिस बोलते हैं। एक्रोमेगेली या गोरिल्ला फेस उत्पन्न हो जाता है और इसमें हाइपरटेंशन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। थर्ड जो डिजीज़ है वो भी इसके हाइपर सिक्रेशन की वजह से ही उत्पन्न होती है, जिससे सिम्टम्स ऑफ द बोथ जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगेली जैसे दोनों लक्षण इसके अंदर देखने को मिलते हैं। कुशिंग डिजीज़ यदि बचपन के अंदर ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाने वाला डिजीज़ है जो कि बचपन के अंदर देखने को मिलता है। यदि बचपन के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स की जो मात्रा है वो अधिक होती है तो जो ओबेसिटी है, बच्चों के अंदर जो ओबेसिटी है, मोटापा जो वो देखने को मिलता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कुशिंग डिजीज़ उत्पन्न होता है और एड्रिनल कॉजेज कुशिंग सिंड्रोम, यानी कि कुशिंग डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम दोनों में डिफरेंस है। कुशिंग जो डिजीज़ है उसका पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कोज किया जाता है, जबकि एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके द्वारा कुशिंग सिंड्रोम का उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले जो ग्रोथ हार्मोन्स है उसकी वजह से होने वाले जो 4 डिजीज़ है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। अगले जो वीडियो लेक्चर है इसके में हम इससे कम मात्रा में स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स उसकी क्या प्रभाव हो सकते हैं उनको बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।